हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। मैं हूं सुरभि शर्मा, आपके लिए लेकर हाजिर हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? दिल्ली से लखनऊ और पंजाब तक आज काफी हलचल रही है और एक एक करके सारी डिटेल्स होंगी आपके सामने। लेकिन शुरुआत 3 बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी खबर आज उत्तर प्रदेश से है और सबसे बड़ी खबर में यह है कि लखनऊ में 2 मुलाकातें हुई है। क्या हुई बातें? केशव मौर्य के घर पर पहुंचे योगी और आरएसएस के बड़े नेता। तो दफ्तर में योगी और मंत्रियों के साथ दिल्ली की टीम का महामंथन। अब दूसरी बड़ी खबर, शरद पवार के घर पर आंटी मोदी मोर्चा की चाय पार्टी। प्रवक्ता लेवल के नेता पहुंचे। यूपी से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नुमाइंदों के पहुंचने से नए गठबंधन की सुगबुगाहट। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से, दिल्ली में कांग्रेस पैनल के सामने अमरिंदर ने सिद्धू की मांग मानने से साफ इनकार कर दिया और सिद्धू पर भारी पड़ते दिख रहे हैं कैप्टन। सूत्रों ने बताया कि कैप्टन की बात मान सकती है कांग्रेस। अब सबसे पहले आज की बड़ी बैठक की तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि दिल्ली से लेकर पंजाब तक कई अटकलें गर्म रही हैं। पवार के घर पर चाय पार्टी को लेकर भी काफी खबरें उड़ी हैं। योगी डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पर अचानक पहुंचे तो अटकलें लगी। और पंजाब में भी कैप्टन रहेंगे या सिद्धू, इसको लेकर अटकलें लगी हैं। आपको एक एक डिटेल जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि यहां यूपी की सबसे पहले बात हो रही है। लखनऊ में 2 बड़ी बातें हुई हैं। दिल्ली से आए नेता दिन भर मीटिंग करते रहे और नागपुर से आरएसएस के बड़े नेता भी आज लखनऊ में मौजूद रहे और वही तस्वीर आपके सामने है इस वक्त। सबसे पहली ये तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं राधा मोहन सिंह, बीएल संतोष, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश मौर्य, योगी आदित्यनाथ। साथ ही बीजेपी दफ्तर में ये अहम बैठक क्यों हुई? मिशन 2022 के लेकर ये बैठक की गई है, जहां पर मिशन 2022 को लेकर महामंथन चलता रहा। और फ्रंट में आप देख ही रहे हैं दिल्ली से आए राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष इसमें है, उनके पास से यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी है, सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके बगल में ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी नजर आ रहे हैं और दूसरे कोने में राधा मोहन के पास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। लेकिन यह भी बता दें कि घर पर आज सुबह एक बड़ी मीटिंग हो चुकी है। उससे पहले वो तस्वीरें भी अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होंगी, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों का मतलब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां अगर इन तस्वीरों में आप गौर करेंगे तो एक साइड में आपको, यहां पर ये वीडियो अभी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर एक साइड में आपको नजर आएंगे महामंत्री सुनील बंसल और इस मीटिंग में यूपी के तमाम मंत्री मौजूद हैं। यही वही तस्वीर आपके सामने है। इसमें 2022 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है और केशव मौर्य भी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि केशव मौर्य के घर पर आज योगी की जो मुलाकात हुई है उसको लेकर भी अटकलें थी। अब ये सुनील बंसल आपको नजर आ रहे हैं यहां इस मीटिंग में, जहां सभी लोग आपको फ्रंट लेन में, हमने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राधा मोहन सिंह, बीएल संतोष, स्वतंत्र देव थे, दिनेश शर्मा यहां पर है, मौर्य साहब यहां पर हैं, लेकिन इसी के साइड में यहां पर आपको बंसल नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन को लेकर भी यहां पर बात हुई है। कैसे ज्यादातर जिलों में बीजेपी का पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बने रहेंगे, इसको लेकर रणनीति भी बनाई गई है। अब योगी के मंत्रियों के साथ ये जो बैठक हुई है उसमें कौन कौन मौजूद था हमने आपको बताया, क्योंकि यहां इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन लखनऊ में बीजेपी के वॉर रूम में 2 दिन से ये महामंथन चल रहा है और उसी वॉर रूम की एक एक डिटेल हम आपको बता रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया ये दौर चल रहा है, जहां संगठन महासचिव बीएल संतोष हर पहलू पर सभी की राय ले रहे हैं और ये उसी मीटिंग की तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि मंत्रियों से मुलाकात से पहले बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ भी मीटिंग की थी। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठकों का दौर चला था। बीजेपी दफ्तर में यह मीटिंग हुई थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे थे। अब उस मीटिंग में किस बात पर विचार हुआ, किस तरीके से मंथन हुआ, वो डिटेल भी आपके सामने है। 2022 में चुनावी स्ट्रैटेजी पर इस मीटिंग में चर्चा की गई है, क्योंकि बड़े मुद्दे 2022 के चुनाव में क्या है उसको लेकर चर्चा की गई है। हिंदुत्व के मुद्दे पर किस तरीके से जोर देना है इसको लेकर चर्चा की गई है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर भी पूरी तरीके से फोकस किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये योगी सरकार के कामकाज को लेकर किस तरीके का लोगों का फीडबैक है ये तो जानने की कोशिश की गई है, लेकिन जो कामकाज हुआ है उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए इसको लेकर भी विचार किया गया। इन बैठकों के बीच स्वतंत्र देव, बीएल संतोष के साथ जो उनकी मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने क्या कहा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव क्या कह रहे हैं, सुनिए। संगठन की बूथ तक की रचना की गठन की चर्चा हुई, मन की बात हुई, वृक्षारोपण की बात हुई, सेवा
के क्षेत्र में जो चल रहे हैं, अपने वैक्सीनेशन अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार नीचे हो और उसके लिए भी चर्चा सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। 2022 प्लस संगठन, सरकार की योजनाएं नीचे तक विकास, डेवलपमेंट, सभी की चर्चा करेंगे। अब आज की एक और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आपके सामने। ये तस्वीर खास क्यों है, जान लीजिए, और इस तस्वीर में कौन कौन है देख लीजिए। बीजेपी दफ्तर की बैठक की बात तो अभी आपने स्वतंत्र देव ने बताया कि किस तरीके से रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन लखनऊ में आज ये जो मुलाकात हुई उसको लेकर बड़ी खबरें आई। केशव प्रसाद मौर्य के घर पर जुटे बड़े नेताओं की ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि ये घर आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी हैं, आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होशबुले भी हैं और सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी हैं। क्षेत्र प्रचारक अनिल हैं। नागपुर से आए नेताओं में मोहन भागवत को छोड़कर संघ के सभी नेता यहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर आई तो फिर एक बार फिर से यूपी में अटकलें लगनी शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूं कि आखिर हुआ क्या था। ये जो तस्वीर आपने देखी है, बीजेपी में मीटिंग्स का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन इसके बीच आज अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम के घर पर पहुंचे, मौर्य के घर पर पहुंचे और आरएसएस के नेता भी उनके साथ मौजूद थे, जो हमने आपको तस्वीर में दिखाया। लेकिन यूपी में पिछले कई दिनों से आपको बता दें सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। मुलाकात बेहद अहम इसलिए भी क्योंकि इस मुलाकात के बाद ये संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल। और सारे नेता लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के घर पर, वैसे आपको बता दें बेटे को शादी की बधाई देने के लिए आज पहुंचे थे और ये सभी नेता 1 घंटे तक केशव प्रसाद मौर्य के घर पर ही मौजूद रहे। अब योगी के अचानक केशव मौर्य के घर जाने से कई अटकलें भी लग रही हैं। क्या हर कोई इसके अलग अलग मायने निकाल रहा है, ये भी आपको बता देते हैं। योगी सरकार बनने के बाद पहली बार केशव मौर्य के घर पर पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, और योगी और केशव मौर्य का घर आसपास ही है जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच ये मुलाकात बहुत मायने रखती है क्योंकि दोनों के बीच मतभेद की अटकलें भी थी। और आज जिस तरीके से मुलाकात हुई है, जो लंच डिप्लोमेसी देखने को मिली है, वो कई मायने में खास है। कई बार हालांकि दोनों के बीच जो विवाद रहा है वो खुलकर सामने भी आ चुका है। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के और केशव मौर्य के घर पर जब वो पहुंचे थे तो सभी की ये एक साथ तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि केशव मौर्य के घर पर ही काफी वक्त सभी ने बिताया। और जैसा कि लंच डिप्लोमेसी का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, दोनों नेताओं के बीच जिस तरीके से मतभेद चल रहे थे उसके बाद ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। तो मनमुटाव दूर करने की ये जो कोशिश है वो आज की मुलाकात के जरिए भी सामने आ चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण है ये देखना कि आखिर आज की इस एक और दूसरी बड़ी खबर और उसकी मीटिंग की ये तस्वीर आपके सामने है क्योंकि यूपी में चुनाव है और एक और अहम बैठक दिल्ली में हो रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर 6 जनपद की ये तस्वीर आपके सामने है। इसमें कई बड़े राजनीतिक दल आज शामिल हुए हैं, जहां चाय पर चर्चा जरूर की गई है, पार्टी जरूर हुई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या रही है वो भी जान लीजिए कि ज्यादातर नेता यहाँ पर प्रवक्ता लेवल के ही मौजूद रहे हैं। अब ये मीटिंग की तस्वीर तो आपके सामने है, लेकिन इनसाइड स्टोरी भी अब आप देख लीजिए। इनसाइड तस्वीरें अभी तक आपने देखी है क्योंकि बीच में यहां 2 सोफे लगे हुए थे। अगर आपने इन तस्वीरों को गौर किया हो तो यहां पर यशवंत सिन्हा में नजर आए, उनके बगल में ही शरद पवार भी बैठे हुए थे। और ये तस्वीर एक बार आपको दोबारा दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर देख लीजिए किस तरीके से सब बैठे हुए थे। एंटी मोदी मोर्चा के तहत आज की ये मुलाकात बहुत मायने रखती है और कैसे ये पूरी तरह से ऑपरेट करेगा उसको लेकर भी बड़ी बातें सामने आ रही हैं क्योंकि इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला, जयंत चौधरी सब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी बता दें कि जयंत चौधरी के अलावा यूपी से खासतौर से जयंत चौधरी के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी इस मीटिंग में आज मौजूद रहे और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता यहां पर पहुंचे। हालांकि संजय सिंह के यहां पर आने की पहले खबर थी लेकिन वो नहीं आए, शायद उन्हें प्रवक्ता लेवल के नेताओं के साथ बैठना गवारा नहीं लग रहा होगा। लेकिन एंटी मोदी मोर्चा की ये मीटिंग 2024 के लिए पवार की पावर गेम की ये झलक दिखाने के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि शरद पवार को छोड़कर कोई ज्यादा बड़ा नेता इसमें आज शामिल नहीं हुआ। इसमें टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, सीपीआई, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों के नेता शामिल जरूर हुए। इसके अलावा कई लेखक और पत्रकार भी इस बैठक में आज पहुंचे थे और
बैठक के बहाने शरद पवार ने विपक्षी दलों को, नेताओं को एकजुट करने की जो कोशिश की है उसको लेकर एक बड़ा मैसेज दिया गया है। कुल मिलाकर फोटो खिंचाने की फोटो इस मीटिंग की सामने आई है, लेकिन यहां देखिए कौन कौन इस मीटिंग में शामिल हुआ। यशवंत सिन्हा, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से शामिल हुए, पूर्व सांसद पवन वर्मा पहुंचे, एनसीपी से वंदना चौहान इसमें शामिल हुई, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी शामिल हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, आरएलडी से जयंत चौधरी और एनसीपी से ही मजिद मेमन इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन मायावती की बीएसपी से कोई यहां पर शामिल नहीं हुआ। हालांकि मीटिंग से यह भी मैसेज गया है कि यूपी में अखिलेश और माया अलग अलग हैं और पवार अखिलेश के साथ हैं। बैठक में कौन कौन था ये तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये भी बता दें कि एनसीपी से शरद पवार के साथ जो मुलाकात में आज शामिल हुए उसमें यशवंत सिन्हा थे, उमर अब्दुल्ला थे, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता इसमें शामिल थे। अब जयंत चौधरी ने इस मुलाकात के बाद क्या कहा, सुनिए। अलग अलग वर्ग के लोग, पार्टीज के लोग साथ आए। 3 साल पहले मंच का गठन हुआ था, तो मुद्दे सारे राजनीतिक होते हैं, लेकिन हमने किसी चुनाव को संदर्भ में रखते हुए या किसी एक सरकार के संबंध में बातचीत नहीं की। बड़े मुद्दों पर चर्चा की है। राष्ट्रव्यापी जो पब्लिक का जो मूड है, जो नाराज़गियाँ हैं, अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियाँ आई हैं, किसानों का जो आंदोलन चला है, उन बड़े विषयों पर हमने चर्चा की। अब यूपी इलेक्शन के एंगल से अगर देखें तो पवार की इस पार्टी में यूपी से एसपी के घनश्याम तिवारी और जयंत चौधरी पहुंचे थे। जयंत चौधरी की बात आपने सुनी। जयंत चौधरी कई बार अखिलेश यादव से मिल भी चुके हैं और ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि यूपी में इनका गठबंधन तय लग रहा है। आरएलडी की कमान अजीत सिंह के निधन के बाद से उनके बेटे जयंत चौधरी के पास है और पश्चिमी यूपी में आरएलडी का खासा दबदबा भी है। अब दरअसल जयंत चौधरी के साथ साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव की नजर जाट, यादव और मुस्लिम समीकरण पर है। और ये समीकरण क्या है ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि 2022 का जो टारगेट है उसी के तहत इस समीकरण को हासिल करने की ये कोशिश की जा रही है। अब यूपी में देख लीजिए, मुस्लिम वोटर 20% हैं और इसके अलावा यादव 10%, मुसलमान 20%, जाट 8% है और ये 38% वोट है जो कि सत्ता में जाने के लिए रास्ते को आसान बना सकता है। यानी यादव और मुस्लिम वोटर्स की ये जो पहली पसंद समाजवादी पार्टी मानी जा रही है, अगर इसमें 8% जाट को भी शामिल कर लिया जाए तो ये 38% बैठता है। यानी सत्ता के सिंहासन के रास्ते तक पहुंचने का ये आसान रास्ता हो सकता है। लेकिन अब पवार की चाय पार्टी से यूपी से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं का पहुंचना ये बता रहा है कि यूपी में क्या खिचड़ी पक रही है। बीजेपी विरोधी मोर्चे में यूपी में मायावती को बाहर रखा गया है। अब मायावती को बाहर रखा गया है मतलब यह है कि 2022 में योगी के खिलाफ यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी साथ साथ दिख रहे हैं। अब लेकिन ये देखना और समझना जरूरी है कि यूपी में विधानसभा की करीब जिस तरीके से 120 सीटों पर जाट वोटर हैं, वो असर क्या डालते हैं और कहां-कहां पर डालते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और इसके अलावा कैराना, बागपत, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, मथुरा, आगरा में जाट वोटर्स का दबदबा रहता है, क्योंकि यहां मथुरा की बात करें तो 40, जबकि बागपत में 30 और सहारनपुर में 20% जाट वोटर हैं। हालांकि पिछले कुछ साल में अपने ही गढ़ में आरएलडी कमजोर जरूर हुई है और आरएलडी के दिवंगत मुखिया अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी पिछले 2 लोकसभा चुनाव हार भी चुके हैं। ऐसे में इसी समय पर अगर लोकसभा और यूपी विधानसभा में आरएलडी का कोई सदस्य नहीं है। लेकिन यूपी चुनाव से पहले एक वॉर रूम वैक्सीनेशन का भी यहां पर खुला हुआ है, उसकी डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि चुनावी तैयारियों की गहमा-गहमी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसे लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और किस तरीके से पूरा फोकस वैक्सीनेशन को लेकर भी है ये भी जान लीजिए, क्योंकि अधिकारियों से पल-पल का वो अपडेट ले रहे हैं। 21 जून से यूपी में निःशुल्क वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और योगी ने इस अभियान को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सख्त निर्देश अपने ऑफिसर्स को दिए हैं। योगी ने जिस तरह से कोरोना पर काबू पाया है उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी वैक्सीनेशन की एक डिटेल बता देते हैं, क्योंकि यूपी में हालांकि कोरोना के केसेस कम जरूर हो रहे हैं, आंकड़े 300 से नीचे आ चुके हैं, लेकिन ये भी बता दें आपको कि वैक्सीनेशन सुपर स्पीड से हो रही है पूरे देश में, जहां कल तक हम देख चुके हैं 1.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लग चुकी है। वहीं यूपी में अब तक सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं और 2 करोड़ 29 लाख लोगों को यहां पर पहली डोज दी गई है, जबकि डबल डोज का टारगेट अभी तक 41 लाख लोगों तक पहुंचाया जा चुका है और सोमवार तक का आगे इनका टारगेट है राज्य में कुल 7,05,000 टीके लग सके। हालांकि शाम 5 बजे तक आपको बता दें इस प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी जा चुकी है।
अब योगी आदित्यनाथ फुल एक्टिव मोड में हैं। उनकी कोशिश ये है कि वैक्सीन की वेस्टेज भी बिल्कुल ना हो, क्योंकि यूपी में फिलहाल रोज 7 लाख टीकाकरण का टारगेट रखा गया है। अब 1 जुलाई से 12 लाख डोज रोज देने का ये टारगेट रखा गया है, क्योंकि यहां पर इस टारगेट को कैसे अचीव करना है योगी इस पर नजर रख रहे हैं। योगी ने ऑफिसर्स को वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम्स को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात वो कर रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लगानी है, गांव-गांव तक ये वैक्सीन पहुंचानी होगी। लोगों को एक बुलावा पर्ची भी दी जाएगी। इस बुलावा पर्ची पर टीकाकरण की जगह और तारीख के बारे में डिटेल्स होंगी और वैक्सीनेशन से पहले टीम लोगों को जागरूक करने की, अवेयर करने की कोशिश करेगी और इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम्स भी एक्टिव मोड में रहेंगी, क्योंकि 12,000 नए नर्सिंग स्टाफ को भी टीकाकरण अभियान से जोड़ा जा रहा है। आप जानते हैं कि चुनाव पर भी आने वाले दिनों में इसका असर आप जरूर देखेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें लोगों तक पहुंचने की ये कोशिश की जा रही है अब योगी सरकार की तरफ से। यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य आप जानते हैं और ये वैक्सीनेशन में भारत की दिशा तय करने वाला अब राज्य है। आप को ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की आबादी और ये वैक्सीनेशन ड्राइव किस लिहाज से मायने रखती है। वैक्सीनेशन में अभी तक हम देख चुके हैं 16 लाख के आंकड़े के साथ एमपी नंबर 1 रहा है कल तक। आज अब यूपी की बात करें तो इसको समझिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन की है 140 करोड़, भारत की 130 करोड़ से ज्यादा, अमेरिका 33 करोड़, इंडोनेशिया 27 करोड़ और उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ के आसपास है। जाहिर है यूपी का वैक्सीनेशन सुपर स्पीड से चलेगा तो देश में वैक्सीनेशन के आंकड़े भी तेजी से ही बढ़ेंगे। अब यूपी में सुपर स्पीड से चल रहे वैक्सीनेशन से बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है और मायावती ने आज ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट भी आप देख लीजिए। वैक्सीन पर उन्होंने बड़ी बात कही है। क्या कहा है मायावती ने आपके सामने? मायावती ये कह रही है कि कोरोना वैक्सीन के निर्माण के साथ ही टीकाकरण को लेकर विवाद, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो चुके हैं और इन सबका दुष्परिणाम यहाँ की जनता को काफी भुगतना भी पड़ा है। अब सभी दल वैक्सीन विवाद को विराम देकर इसका लाभ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि लोगों को वैक्सीन लगे। मायावती का ये बयान अहम क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी ने शुरू में वैक्सीन का काफी विरोध किया था, हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने वैक्सीन को जरूरी भी बताया था। अब यूपी की तरह ही पंजाब की पॉलिटिक्स का टेम्परेचर हाई हो चुका है। कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई में कौन जीता कौन हारा बताऊंगी 4 मिनट के ब्रेक के बाद। पंजाब में इलेक्शन से पहले कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली में सुलझाया जा रहा है। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई में आज कई ट्विस्ट भी आए हैं। जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो अब आपके सामने। अमरिंदर ने 10 जनपद तक क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो सिद्धू की कोई मांग नहीं मानेंगे और अमरिंदर सिंह ने पैनल के सामने आज बैठक करते हुए कई बातें रख दी हैं। सोनिया गांधी ने झगड़ा सुलझाने के लिए अब बात कही है और अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद अमरिंदर सिंह सिद्धू का अब झगड़ा सुलझाएंगे और साथ ही कांग्रेस अमरिंदर सिंह की बात मान सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हमारे साथ है, क्योंकि कैप्टन यहां साफ कह चुके हैं कि सिद्धू की बयानबाजी से रोका जाए और खड़के की जिस कमेटी की हम बात कर रहे हैं, आप सलमान खुर्शीद और अंबिका सोनी का ये पैनल झगड़ा सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा। ये आज की मीटिंग की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट सोनिया गांधी को भी दी जाएगी, जिसके बाद पंजाब पर आखिरी फैसला सोनिया गांधी करेंगी और कांग्रेस सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि अमरिंदर की बात ही कांग्रेस मानेगी। अब बड़ी बात, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने आज सुबह कांग्रेस के पैनल मल्लिकार्जुन खड़गे और हरीश रावत और जेपी अग्रवाल के साथ भी मीटिंग की है। इस बैठक की डिटेल भी अब आपके सामने, क्योंकि इसमें वो ये साफ कह चुके हैं कि कैप्टन इस मीटिंग से काफी नाराज नजर आए और कैप्टन ने सिद्धू के मसले पर ज्यादा बात करने भी जरूरी नहीं समझी आज, और कैप्टन ने कमेटी के सामने सिद्धू की तरफ से लगातार हो रही बयानबाजी पर आपत्ति जता दी और ये भी कह दिया है कैप्टन ने कि सिद्धू के बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो इस पैनल के सामने आज मीटिंग में उन्होंने क्या कहा बताया आपको, क्योंकि कैप्टन को प्री पोल वायदे जल्द पूरा करने की बात कह रहे हैं और इसके बाद उन्होंने अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद को कमेटी से भी अमरिंदर ने उनकी मुलाकात की और जो मुझे सूत्र इस वक्त बता रहे हैं उसके मुताबिक ही साफ हो चुका है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद चाहते हैं, लेकिन सीएम अमरिंदर सिंह इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाने के लिए वो राजी हैं, लेकिन पेच ये है कि सिद्धू ने डिप्टी सीएम के पोस्ट लेने से भी अब साफ इनकार कर दिया है। तो डिटेल हमारे पास ये भी है कि इस महीने के आखिर तक पंजाब में कांग्रेस कमेटी का गठन भी हो सकता है। सिद्धू मामले पर हरीश रावत ने क्या कहा सुनिए। के बयानों को पढ़ के उसकी टाइमिंग को देख करके, देखो बयानों में कुछ ऐसा नहीं, मगर जिस तरीके से कही गई हैं उन सब चीज़ों को देख करके और उसकी टाइमिंग को देख करके मुझे लगा कि एक 50 साल के नौजवान की
भावनाओं में और 72 साल के व्यक्ति की भावनाओं में का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कैप्टन को दिल्ली आना अच्छा नहीं लग रहा है और सोनिया गांधी अब भी पर्दे के पीछे हैं। अब वो अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद की रिपोर्ट पर फैसला करने वाली हैं। इस पूरे झगड़े के हर किरदार का क्या रोल है वो डिटेल से समझना चाहती हैं। अब एक तरफ अमरिंदर सिंह जो अड़े हुए हैं, सिद्धू की बात वो नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो पटियाला से मोर्चा खोले हुए हैं, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तीसरा बड़ा चेहरा पूर्व हॉकी कैप्टन परगत सिंह का, जो अमरिंदर का विरोध कर रहे थे मगर अब उनके सुर भी नरम नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेता नहीं, मुद्दों पर विरोध है। चौथा चेहरा राहुल गांधी का, जो सिद्धू को पार्टी में बनाए रखना चाहते हैं। वो भी पंजाब के विधायकों से बात कर रहे हैं और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ से भी मीटिंग की खबर है। पांचवा चेहरा है सोनिया गांधी, जो पार्टी की सर्वोसर्वा है और अब वो अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद की रिपोर्ट पर ही आखिरी फैसला लेने वाली है। तो चुनावी गर्मी के बीच यूपी में धर्मांतरण का मुद्दा भी गर्म है। सिर्फ 4 मिनट बाद हकीकत क्या है में देखिए ऑपरेशन धर्म सौरभ शर्मा के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।